मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासत चरम पर है और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक और साथ ही में मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, इस वक्त जो ग्वालियर में है और ग्वालियर से अब अगली सभा के लिए मुरैना निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय निकाला है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि न नाश्ता कर पाए न कुछ, अब चाय पी के ही यहाँ से निकल रहे हैं अगली सभा के लिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, कुछ दिन रह गए हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जब ऐसे वक्त में लोगों को सबसे ज़्यादा नेताओं को पहुंचना होता है लोगों तक, उस बीच में ही कोरोना की गाइडलाइंस के चलते कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। एफआईआर तक आप पे दर्ज हो चुकी है। मंत्री जी, अब तो कैसे सभाओं में आप पहुंचेंगे, कैसे लोगों से मिल पाएंगे, कैसे भाजपा के समर्थन में वोट मांग पाएंगे? देखिए, इस समय कोविड का संकट है, तो स्वाभाविक रूप से कोविड का प्रोटोकॉल का पालन हो और उसमें जो न्यायालय के निर्देश हैं उनकी पालना हो, यह सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी तय है कि 3 नवंबर को चुनाव है, तो उसी में से रास्ता निकाल के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के पास जाएं, अपनी बात कहें, और जनता भी उन परिस्थितियों को समझ रही है। पहले चुनावों में जनता के बीच में चुनाव प्रचार के अनेक और अलग प्रकार के तरीके हुआ करते थे। इस बार तरीका भी बदला हुआ है, संख्या भी कम आ रही है, क्योंकि बुलाने का क्रम उतना ही है जितना प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत ही जागरूक देश है और जब भी चुनाव आता है तो मतदाता अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, सबकी बातें भी सुनते हैं, और सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव में मतदान भी अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। डिजिटल रैलियों की चुनाव आयोग ने इजाज़त दे रखी थी, तो ऐसे में आपको लगता है कि इन सभाओं से ज़्यादा ज़रूरी डिजिटल रैली हो सकता था? क्योंकि अभी कोरोना तो खत्म हुआ नहीं है। मोदी जी खुद टीवी पे आकर के बता रहे हैं कि वायरस से अभी हमें बचना है, लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं, रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी है देश में। ये बात ठीक है कि वर्चुअल रैली भी एक विकल्प है, लेकिन सभी गांव में वर्चुअल रैली संभव नहीं हो पाती, इसलिए फिजिकली जाना भी ज़रूरी होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये बात रहती है कि प्रत्याशी या कोई ना कोई बीजेपी का व्यक्ति गांव में आए, तो हर व्यक्ति पर स्मार्टफोन नहीं होता कि वो वर्चुअल रैली से जुड़ जाए, इसलिए वर्चुअल भी कोशिश की जाएगी और की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ फिजिकली भी जितना किया जा सकता है वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। बात अगर हम करें नरेंद्र साहब की ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछले चुनाव तक बीजेपी पर हमला करके वोट मांगते थे कांग्रेस के लिए, वो इन चुनावों में उतरे हैं कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। ऐसे में आपको लगता है कि आपकी एक जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नए नए भाजपा में आए हैं? स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। काम तो मैं मध्य प्रदेश भर में करता हूँ, मध्य प्रदेश की अनेक जिम्मेदारियों को निभाना का मौका मुझे मिला है, लेकिन मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ उस क्षेत्र में मेरी अपनी जवाबदारी प्राथमिक है, और उस जवाबदारी के निर्वहन में मैं तो परिश्रम कर ही रहा हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य जी और बाकी सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी निश्चित रूप से पार्टी के चुनाव में फ़ायदा मिल रहा है। आपको लगता है कि अभी 7 महीने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में आए, क्या मान के चला जाए वो रम गए हैं भाजपा में, अपना लिया है भाजपा का तौर तरीका, या फिर अभी और समय लगेगा? नहीं, मुझे लगता है ज्योतिरादित्य जी बहुत समझदार पॉलिटिशियन हैं और अच्छे परिवार के हैं। केंद्र सरकार का पार्लियामेंट्री का अनुभव उनको है और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है,
और वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह रचने बसने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से वो सफल हों। हमने उनसे बात की थी, उनका कहना है कि भले ही ये परिवार नया है लेकिन संबंध उनके पुराने हैं। भाजपा में परिवार नया है लेकिन संबंध उनके पुराने हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी दादी माँ, उनके पूज्य पिताजी और उनकी बुआ, ये सब तो भाजपा में हैं, तो भाजपा में इनका संबंध रहा है। माधवराव जी भी कांग्रेस से पहले बीजेपी के मेंबर भी थे, सांसद भी थे, तो इसलिए कोई ये नया परिवार नहीं है उनके लिए। और ऐसा ही भाव उनके मन में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी ऐसा ही भाव है। एक आखिरी सवाल, आप क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, इतना बड़ा एक कानून केंद्र ने कृषि क्षेत्र के लिए इस बार पास करवाया है, आपको लगता है कि इस उपचुनाव में भी ये भी एक मुद्दा रहेगा? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार हमला कर ही रही है कानून पे, और साथ ही में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इस बिल के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव भी ला रहे हैं, तो क्या कैसे आपकी एक जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि मुरैना चंबल का जो क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है, कृषि प्रधान काफी है, तो यहाँ पे आपकी एक जिम्मेदारी आपको लगता है थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, कृषि सुधार बिल मोदी सरकार लाई है। इन बिलों के क्रियान्वयन के पश्चात किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। इससे किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिलेगा, अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, खरीद और बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 दिन के अंदर उसके भुगतान की गारंटी ये कानून प्रावधान देते हैं। और साथ ही साथ महंगी फसलों की ओर किसान आकर्षित होगा, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, वैश्विक मानकों के अनुसार वो खेती करने में सक्षम हो सकेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से विरोध कर रहे हैं। जो कानून लाने का प्रयास भी कर रहे हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्य पंजाब है, उसने एक कानून पारित किया है। उस कानून का हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के पश्चात जो किसान के हित में होगा वही करेंगे। उपचुनाव के नतीजे आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य काफी हद तक तय कर देंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है और सारे कार्यकर्ता लग गए हैं। मैं अनेक स्थानों पर होके आया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार स्थायी सरकार के रूप में तब्दील होगी। गद्दार का टैग लगाया है कांग्रेस ने उन तमाम लोगों पे, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पे भी और उनके तमाम समर्थकों पे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। पूरे चंबल मुरैना में वो गद्दार की टैगलाइन जो है वो वोटरों के बीच में पहुंचाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल की संभाग की जो जनता है मुरैना की, बड़ी खुददारी वाली जनता होती है, खुददारी वहाँ के पानी में है, चंबल के पानी में है, तो ये गद्दार का टैगलाइन भारी तो नहीं पड़ेगा कहीं भाजपा पे? मैं समझता हूँ कि जो बात कही जा रही है, गद्दारी वद्दारी जैसा विषय कुछ है नहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो निर्णय किया वो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए किया। जो जनता के साथ वादा खिलाफी की जा रही थी उसके कारण उन्होंने ये निर्णय किया और यहाँ के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सब हल्की बातें करने से क्या फ़ायदा। आप तो ये बताओ 1.25 साल में क्या किया, आप ये बताओ 2003 से पहले आपने क्या किया, आप ये बताओ यूपीए सरकार ने क्या किया। आपके पास बताने को कुछ है नहीं। कोई गद्दार है अथवा नहीं है, किसी ने पार्टी छोड़ी अथवा नहीं छोड़ी, तो इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमसे बात करने के लिए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक से, खासतौर से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इन पे FIR भी हुई है, प्रतिबंध कई तरीके के कोविड की वजह से राजनीतिक सभाओं में लगाए जा रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में आने के बाद किस तरीके से मन लग रहा है, किस तरीके से उपचुनावों में गद्दार की जो टैगलाइन कांग्रेस की तरफ से दी गई है वो भाजपा पर असर डालेगी या नहीं डालेगी, उन तमाम पहलुओं पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, ग्वालियर।